आज अपन बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 की, जो कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो हम कोर्स करवा रहे हैं आपको, फास्ट ट्रैक कोर्स आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, जो कि एप्लीकेबल है फॉर May 21 एंड November 21 में एडवांस अकाउंटिंग में। हम उसी के सीरीज में आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 की, जिसका नाम है सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब इस स्टेटस क्या है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कि इसका स्टेटस है कि ये वेरी 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 इजी है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि ये एग्जाम में हर बार आने के चांसेस इसके ज्यादा होते हैं। क्लियर? यस सर। अब हम बात करते हैं कि सर आपने बोला कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो आप फास्ट ट्रैक कोर्स डाल रहे हो, उसका सीरीज में ये पार्ट है AS 17। तो सर ये जो बाकी AS है, AS 19, AS 4, AS 20, AS 29, AS 26, वो कहाँ मिलेंगे? सर वो सारे की सारे AS आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं और मैंने कंसोलिडेशन का भी आपके लिए अपलोड कर दिया है, फास्ट ट्रैक कोर्स। तो आप उससे जाके एक्सेस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, 1 रुपया भी आपसे नहीं ले रहा सर मैं। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं सेगमेंट। तो सर जो सेगमेंट होता है वो 2 टाइप का होता है आपके सेगमेंट। एक होता है आपका बिजनेस सेगमेंट, एक होता है आपका ज्योग्राफिकल सेगमेंट। सर बिजनेस सेगमेंट का मतलब क्या होता है? बिजनेस सेगमेंट का मतलब होता है वो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस के जिसका हर एक का अपना क्या होता है, सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है, जो जनरली किस पे बेस्ड होते हैं? जो जनरली बेस्ड होते हैं प्रोडक्ट पे, प्रोडक्शन पावर पे, कंज्यूमर पे एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट पे। क्लियर? यस सर। अब इसमें एग्जांपल जैसे कौन कौन से हो गया सर? व्हीकल में कौन कौन से हो गया सर? मोटर कार, बस। और इलेक्ट्रॉनिक में कौन कौन हो गया सर? इन्वेंट्री और यूपीएस एक्सेट्रा। क्लियर हो गया? इन्वेंट्री नहीं, इन्वर्टर। ठीक है? यस सर। तो कहने का मतलब क्या हो गया सर? कहने का मतलब हो गया कि बिजनेस सेगमेंट का मतलब होता है वो सेगमेंट जिनका एक अपना सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है, एंड जो कि बेस्ड होते हैं किस पे बेस्ड होते हैं? तो मतलब सर इस किस पे बेस्ड होते हैं? प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उस पे, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पे एंड कंज्यूमर पे। क्लियर? तो सर इसमें मेन बात क्या है याद रखने वाली? सर जो ये मेन बात है वो है आपको याद रखने वाली ये 4 बातें। ये 4 बातें अगर आपको सर याद है तो ये मान लो आपको क्वेश्चन पूरा ढंग से आता है। ज्योग्राफिकल सेगमेंट का मतलब क्या होता है सर? वो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस जिसका अपने आप का सेपरेट रिस्क एंड रिवॉर्ड तो होगा ही होगा, लेकिन जो बेस्ड होते हैं उन लोकेशन ऑफ असेट पे, कंज्यूमर पे, करेंसी पे एक्सेट्रा पे। इट मीन्स कि जैसे कि आपके मालवीय नगर का हो गया, झोटवाड़ा हो गया, भरतपुर हो गया, तो ये आपके लोकेशन पे बेस्ड है, तो हम इन्हें ज्योग्राफिकल सेगमेंट कहते हैं। बिजनेस सेगमेंट क्या होते हैं? जो आपके प्रोडक्शन पे बेस्ड होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट पे बेस्ड होते हैं। आई बात समझ में? यस सर। एक एग्जांपल लेता हूं सर, जस्ट आप थोड़ा समझने की कोशिश करना और उसका आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना सर। मैंने कहा कि मैं एक बिजनेस चलाता हूं जिसमें मैं इन्वर्टर भी बनाता हूं, मैं मोटर कार भी बनाता हूं, मैं बसेस भी बनाता हूं। तो सर कोई मुझे बता सकता है मेरे पास कितने सेगमेंट हैं? सर मेरे पास जो सेगमेंट हैं वो 2 सेगमेंट हैं, दोनों की दोनों बिजनेस सेगमेंट हैं। एक तो मेरा इन्वर्टर का सेगमेंट, इट मीन्स की जो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, एक मेरा व्हीकल का सेगमेंट जो कि मेरा जैसे कि बस, मोटर कार एक्सेट्रा। क्लियर? यस सर। अब सर एक बात बताओ, जो अपन सेगमेंट का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो आपका मैनेजमेंट के थ्रू किया जाता है, और जो सर ये सेगमेंट होते हैं वो क्लासिफाइड किए जाते हैं एज ए प्राइमरी सेगमेंट या फिर सेकेंडरी सेगमेंट। क्लियर? यस सर। अब एक बात बताओ सर कि सर ये आप हमारे को ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे? सर ये आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल से मिलेंगे, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर मैनेजमेंट कंसीडर करता है प्रोडक्ट के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? अगर मैनेजमेंट जो है वो कंसीडर करता है प्रोडक्ट के बेसिस पे, तो वो माना जाएगा प्रोडक्ट को, कंसीडर करता है प्रोडक्ट को एज ए डोमिनेंट सोर्स ऑफ रिस्क का वो ही डोमिनेंट सोर्स है, तो हम मानेंगे कि वो बिजनेस सेगमेंट, क्योंकि प्रोडक्ट है तो बिजनेस सेगमेंट, हम उसे मानेंगे कि वो प्राइमरी सेगमेंट है। अगर वो लोकेशन को कंसीडर करता है एज ए डोमिनेंट सोर्स ऑफ रिस्क, तो हम उस ज्योग्राफिकल सेगमेंट को मानेंगे कि वो प्राइमरी सेगमेंट है। मतलब सर कहने का मतलब है कि आपके जो सेगमेंट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बिजनेस सेगमेंट, एक होता है ज्योग्राफिकल सेगमेंट। अगर आप बिजनेस सेगमेंट को, अगर आप प्रोडक्ट को डोमिनेंट सोर्स मानते हो,
तो वो बिजनेस सेगमेंट आपका प्राइमरी बन जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट की जगह आप लोकेशन को डोमिनेंट सोर्स मानते हो तो आपका जो ज्योग्राफिकल सेगमेंट है वो आपका क्या बन जाएगा, एज ए प्राइमरी सेगमेंट। क्लियर? यस सर। अब सर ये हमने प्राइमरी सेगमेंट की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि सर हम जो प्राइमरी सेगमेंट होता है ना उसमें से हम सिलेक्शन करते हैं फॉर किसके लिए? फॉर ए रिपोर्टेबल सेगमेंट के लिए। किसके लिए? फॉर ए रिपोर्टेबल सेगमेंट, कि जिसके हम रिपोर्टिंग करेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक रिपोर्टेबल सेगमेंट को हम रिपोर्ट करेंगे इन ए प्राइमरी सेगमेंट रिपोर्ट में ऑन इंडिविजुअल बेसिस पे। एक सेगमेंट इज क्लासिफाइड एज प्राइमरी सेगमेंट इफ, मतलब सर हम किस सेगमेंट को रिपोर्ट करेंगे, हमारे को ये तो पता चल गया कि प्राइमरी सेगमेंट है। अब उस प्राइमरी सेगमेंट में से कौन सा सेगमेंट हम रिपोर्ट करेंगे और कौन सा सेगमेंट हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। इट मींस कि सर जैसे मेरा व्हीकल है, व्हीकल में मोटर कार भी आती है, बस भी आता है, तांगा भी आता है, रिक्शा भी आता है, 4 चीजें हैं। चारों चीजों को मैंने माना व्हीकल मेरा बिजनेस सेगमेंट है और मैं मानता हूं प्रोडक्ट मेरा डोमिनेंट सोर्स है। तो इट मींस कि मेरा जो बिजनेस सेगमेंट है वो मेरा प्राइमरी सेगमेंट है। ठीक है, अब प्राइमरी सेगमेंट बिजनेस है और बिजनेस सेगमेंट में 4 चीजें हैं। कौन कौन सी? बस हो गई, मोटर कार हो गया, तांगा हो गया, रिक्शा हो गया। अब इन चारों प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट रिपोर्टेबल है और कौन सा प्रोडक्ट रिपोर्टेबल नहीं है, हमारे को ये बात पता लगानी पड़ती है कि कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है और कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि सर अब आ रहा है मेन क्वेश्चन आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। अब इसको सर आप ढंग से समझ लेना। अगर वो सर आपकी कोई भी लिमिट को सेटिस्फाई कर दे, कोई भी लिमिट, मैं सारी नहीं बोल रहा, कोई भी 3 में से कोई भी अगर एक लिमिट को सेटिस्फाई कर दे, कौन कौन सी लिमिट है सर? वो कि अगर कौन कौन सी लिमिट, कि अगर उसकी सेगमेंट की रेवेन्यू एटलीस्ट 10% है ऑफ, अगर उसकी सर सेगमेंट की जो रेवेन्यू है वो क्या है, एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल सेगमेंट रेवेन्यू का, तो सच वो सेगमेंट क्या है, रिपोर्टेबल है। इट मींस कि सर आपको ध्यान क्या रखना है कि भैया उसकी जो सेगमेंट की रेवेन्यू है, क्या बोला मैंने, उस सेगमेंट की जो रेवेन्यू है वो आपकी टोटल सेगमेंट की रेवेन्यू से, आपकी टोटल रेवेन्यू का 10% होनी चाहिए, एटलीस्ट 10% तो होनी ही चाहिए। अगर आपको किसी सेगमेंट को रिपोर्ट करना है तो उस सेगमेंट की जो रेवेन्यू है वो टोटल सेगमेंट की रेवेन्यू का एटलीस्ट 10% तो होना ही चाहिए। अब सर ये सेगमेंट रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? आपने बोला कि सेगमेंट रेवेन्यू का 10% होना चाहिए। सेगमेंट रेवेन्यू का क्या होना चाहिए? 10% होना चाहिए। तो सर सेगमेंट रेवेन्यू का 10% का मतलब होता है कि आपने जितनी भी सेल करी है, आपने अभी तक सर जितनी भी सेल करी है, जितनी भी थर्ड पार्टी को करी हो, आपस में करी हो, किसी दूसरे बंदे को करी हो, मुझे मतलब नहीं है, जितनी भी सेल करी है हम उसे क्या कहते हैं सर? सेगमेंट रेवेन्यू कहते हैं। क्लियर? यस सर, समझ में आ गया कि आपने चाहे से किसी को भी सेल करी हो, किसी को भी, चाहे से वो पड़ोसी हो, अड़ोसी हो, घर वाला हो, बाहर वाला हो, किसी को भी सेल करी हो। क्लियर? यस सर। अब ध्यान रखना, सेगमेंट आर अलाउड टू सेल गुड्स या सर्विस अमंग देम, इंटर सेगमेंट ट्रांसफर पॉलिसी शुड बी एट मार्केट प्राइस। ये सर थोड़ा सा आपका एक अच्छा पॉइंट है। इसने AS 17 के अकॉर्डिंग अगर आप आपस में इंटर सेल करते हो, डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सेल करता है, एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को सेल करता है, तो जो आप सेल करोगे, अब आप जो सर सेल करोगे, तो वो जो सर सेल करोगे उसकी जो पॉलिसी होगी वो सर मार्केट प्राइस पर होनी चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी डिफरेंट है तो आपको सर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा फॉर सच ट्रांसफर पॉलिसी के लिए एज पर AS 17 के अकॉर्डिंग। क्लियर? यस सर। सर सेकंड कंडीशन क्या थी सर? सेकंड लिमिट, सर सेकंड जो लिमिट थी वो ये थी। आपको क्या फर्स्ट लिमिट समझ में आ गई क्या? फर्स्ट लिमिट कौन सी थी? सेगमेंट रेवेन्यू कितना % होना चाहिए? एटलीस्ट 10%। सेकंड कंडीशन क्या है सर? बता रहे हो ना आप, सेकंड कंडीशन है कि सर आप उस सेगमेंट की जो असेट है वो एटलीस्ट 10% होनी चाहिए। किससे? ऑफ टोटल सेगमेंट असेट की। जो टोटल सेगमेंट असेट है उस टोटल सेगमेंट असेट की सेगमेंट असेट एटलीस्ट 10% होनी चाहिए। जिस सेगमेंट को हम रिपोर्ट करना जा रहे हैं, अगर उसकी रेवेन्यू 10% नहीं है तो कम से कम
असेट तो 10% होनी चाहिए। क्लियर? यस सर। तो सर सेगमेंट असेट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी टोटल फिक्स असेट है, जो भी आपकी नॉन करंट असेट है, जो भी आपकी करंट असेट है, उन सबको जोड़ लेंगे। इट मींस कि सर क्या सारी की सारी करंट असेट, सारी की सारी असेट जोड़ लेंगे? नो सर, इसके हम अंदर डेफर्ड टैक्स असेट को और इन्वेस्टमेंट को नहीं जोड़ेंगे। यस सर, मतलब डेफर्ड टैक्स असेट को और इन्वेस्टमेंट को हम नहीं जोड़ेंगे। डेफर्ड टैक्स असेट को और इन्वेस्टमेंट को हम नहीं जोड़ेंगे। क्लियर? यस सर। सर थर्ड लिमिट क्या है? सर थर्ड लिमिट, सर फर्स्ट क्या थी? सेगमेंट रेवेन्यू 10% होना चाहिए। सेकंड क्या थी? सेगमेंट असेट 10% होनी चाहिए। थर्ड लिमिट क्या है कि सर उसका जो सेगमेंट का रिजल्ट है। सर रिजल्ट का मतलब क्या समझते हो? हमेशा पास। मानता हूं कि हमेशा अपन को पॉजिटिव रहना चाहिए कि हाँ हमेशा पास होना चाहिए, बट रिजल्ट का मतलब ये थोड़ा था कि हमेशा पास। रिजल्ट का मतलब होता है पास या फेल, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मतलब सर उसका जो सेगमेंट का रिजल्ट है वो एटलीस्ट 10% होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए सर? एटलीस्ट 10%। अब एक बात बताना सर, मेरी बात सुनना सर, कभी कभार होगा, कभी कभार अब जो सर मैं लाइन बोलने वाला हूं ना उसको ढंग से समझना। सर कभी कभार क्या होगा कि आपको क्या होगा कि 3 सेगमेंट में प्रॉफिट, 4 सेगमेंट में लॉस। 3 सेगमेंट में प्रॉफिट, 4 सेगमेंट में लॉस। तो हम क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? टोटल निकालेंगे सारे सेगमेंट का, तो नेट आ जाएगा, प्लस माइनस कर देंगे, तो फिर मतलब ही नहीं है उसका। जो टोटल करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएंगे ना, आपस में कट जाएंगे। यही तो है, ऐसा नहीं करना अपन को। सेगमेंट रिजल्ट निकालते समय ये ध्यान रखना, प्रॉफिट वाले सेगमेंट्स को जोड़ लो कि प्रॉफिट वाले सेगमेंट का कितना प्रॉफिट है, लॉस वाले सेगमेंट का लॉस जोड़ लो। विच एवर इज हायर, लॉस ज्यादा है या प्रॉफिट ज्यादा है, जो हायर होगा वो हमारा टोटल माना जाएगा और उस टोटल से हमारे को कंपेयर करना है 10% लेकर। साइन आप इग्नोर कर देना। यही लिखा है मैंने कि टेक एज ए टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस विच एवर इज हायर, नेगेटिव साइन आर आल्सो कंसिडर एज ए परचेज। सर ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, नेगेटिव साइन को आपको कंसिडर नहीं करना है, नॉट कंसिडर। नेगेटिव साइन आप कंसिडर नहीं करोगे। क्लियर? यस सर। क्लियर? ठीक है। यस सर। अब सर क्या हम चालू करें? यस सर। हाँ सर, कभी कभार सेगमेंट रिजल्ट निकालते समय आपको और थोड़ी बातों का ध्यान रखना है कि मैंने बताया था आपको असेट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं लेना। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं लोगे तो इन्वेस्टमेंट से आने वाली इंटरेस्ट को भी आप मत लेना। मैंने बोला था आप डेफर्ड टैक्स असेट नहीं लोगे। अगर आप डेफर्ड टैक्स असेट नहीं लोगे तो आप जो टैक्स का एक्सपेंसेस होता है आप उसको भी क्या कंसीडर नहीं करोगे सेगमेंट का कभी भी रिजल्ट निकालते समय। क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया है। तो क्या हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे चलें? यस सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलो। सर हम बात करेंगे आईसीआई स्टडी मेट का एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि अपडेटेड है फॉर May 21 एंड November 21 के लिए। क्या लिखा हुआ है? द चीफ अकाउंटेंट ऑफ स्पोर्ट्स लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग इट्स 6 सेगमेंट MNOPQR और इनका टोटल है। सेगमेंट असेट गिवन है। तो सर मैंने पहली कंडीशन क्या लिखा हुआ है? ओपिनियन डेट की MN अलोन शुड बी रिपोर्टेड। हमारे को उसने बोला चीफ अकाउंटेंट ने कि चीफ अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग ओनली M सेगमेंट और N सेगमेंट ही रिपोर्ट होने वाले हैं, बाकी कोई भी रिपोर्ट नहीं होगा। क्या आप सही कह रहे हैं अकाउंटेंट? वो चेक करते हैं। रिपोर्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है सर? 3 कंडीशंस, जो 3 लिमिट बताई उनमें से कोई एक लिमिट का फुलफिल होना जरूरी है। तो सर सब लिमिट में एक ही कॉमन है कि एटलीस्ट 10% होना चाहिए टोटल का एटलीस्ट 10% होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था पहले? रेवेन्यू का। तो हम रेवेन्यू देख ले। यस सर। टोटल कितना है? टोटल है सर 1200। टोटल कितना है सर? 1200। क्या सर? टोटल कितना है? 1200। ठीक है। तो टोटल 1200 है। 1200 का 10% कितना होना चाहिए सर? 120। 120 होते ही जिस भी सेगमेंट का 120 अगर रेवेन्यू हो गया तो वो रिपोर्टेबल हो जाएगा। तो क्या इधर 120 से है क्या? यस सर 120 है। 120 है। ये चारों सर क्या होंगे? नॉन रिपोर्टेबल होंगे। ये चारों नॉन रिपोर्टेबल होंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लिमिट। बट मैंने कहा था सर कोई सी भी लिमिट पूरी कर दे तो भी रिपोर्ट हो जाएगी। इट मींस कि सर आपको अब M और N में चेक नहीं करना,
अब आपको सर जो M सेगमेंट है और जो N सेगमेंट है, मतलब सर ये जो आपके ये जो दो सेगमेंट है इनको अब चेक मत करना, क्योंकि सर इन्होंने एक कंडीशन पूरी कर दी तो ये रिपोर्टेबल हो गए। अब सर जो ये चार है इनको चेक करना है कि क्या ये चार उन दो में से जो दो कंडीशन बची है क्या उनमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल करते हैं, अगर करते होंगे तो वो रिपोर्टेबल हो जाएंगे। दूसरी क्या बताई थी, एटलीस्ट 10% ऑफ सेगमेंट असेट। कितना है सेगमेंट असेट, 200। 200 का 10% कितना होता है, 20। तो 20 है क्या, यस सर है। 20 है क्या, यस सर है। 20 है क्या, यस सर है। 20 है क्या, नो सर ये नहीं है। इट मींस कि सर अब ओ पी क्यू इन तीन ने भी एक और कंडीशन फुलफिल कर दी, एक कंडीशन फुलफिल कर दी। अगर मैंने कहा था कोई सी भी एक कंडीशन फुलफिल होते ही वो रिपोर्टेबल हो जाते हैं, तो इट मींस कि सर अब ओ पी क्यू भी रिपोर्टेबल होंगे और एम एन भी रिपोर्टेबल होंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लिमिट, और ओ पी क्यू रिपोर्टेबल होंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लिमिट। क्लियर, यस सर। अब एक बात बताऊं सर आपको, तीसरा आपको देखना है सेगमेंट रिजल्ट का। तीसरी कंडीशन सेगमेंट रिजल्ट ही तो थी, और सेगमेंट रिजल्ट में मैंने क्या बताया था, अगर आपको कुछ सेगमेंट का प्रॉफिट गिवन हो और कुछ सेगमेंट का लॉस गिवन हो तो सर आपको क्या करना होता है, लॉस वाली को जोड़ लो, कितना होता है 200, प्रॉफिट वाली को जोड़ो 50, 10, 60, 60, 10, 70, 70, 30, 100। विच एवर इज हायर लॉस इज हायर, तो लॉस इज हायर मतलब 200, तो हम 200 क्या करेंगे सर, टोटल मानेंगे। क्या सर ये टोटल 100 लेंगे या 200, सर 200 लेंगे सर, 200 लेंगे। क्यों लेंगे, अभी मैंने पढ़ाया सर, क्या पढ़ाया था सर, अभी मैंने आपको पढ़ाया था सर ये चीज कि टेक टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस विच एवर इज हायर, नेगेटिव साइन नॉट कंसीडर, नॉट कंसीडर, कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर। तो अपन कितना ले लेंगे सर, 200 हमारा सेगमेंट रिजल्ट है। 200 का 10% कितना होता है सर, 20 होता है। तो एक बात बताओ सर, क्या 50, यस सर। 190, यस सर। कंसीडर करेंगे 190 को, क्योंकि मैंने क्या कहा था, नेगेटिव साइन क्या कर देंगे हम, कंसीडर नहीं करेंगे। यस सर, ये भी रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल नो सर। लेकिन सेकंड कंडीशन फुलफिल कर दी, तो अपन को अब इस कंडीशन को देखने का बनता ही नहीं था इन चारों में पांचों में क्यों देखा सर आपने, सॉरी गलती हो गई मेरी। अब अपन आर में ही तो देखेंगे ओनली। यस सर, आर में कंसीडरेबल है, यस सर आर भी रिपोर्टेबल है। इट मींस कि चीफ अकाउंटेंट अपनी जगह गलत है। चीफ अकाउंटेंट को एम एन ओ पी क्यू आर छहों को रिपोर्ट करना चाहिए, एम एन को रिपोर्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लिमिट, सेकंड लिमिट, थर्ड लिमिट, क्योंकि ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं, इस कारण से इन दोनों को करना चाहिए। और जो ओ पी क्यू है, जो ओ पी क्यू है, इनको सर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेकंड लिमिट, और जो आर है उसको करना चाहिए अकॉर्डिंग टू थर्ड लिमिट। ठीक है, यस सर। ये लिखा हुआ सर, ये लिखा हुआ, चीफ अकाउंटेंट इज रॉन्ग, ऑल सेगमेंट्स हैव टू बी रिपोर्टेड। सर ये लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 2, ए कंपनी हैज एन इंटर सेगमेंट ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ चार्जिंग एट कॉस्ट लेस 10%, और मार्केट प्राइस क्या है 25% अबव कॉस्ट। मैंने बताया था अगर आप इंटर सेगमेंट सेल करते हो तो जो आपकी ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए वो मार्केट पॉलिसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और मार्केट पॉलिसी क्या कहती है, मार्केट प्राइस क्या कहती है, आप 25% प्लस कॉस्ट बेचोगे, लेकिन आप क्या करते हो सर, कॉस्ट माइनस 10% करते हो, तो आपको आपकी जो पॉलिसी, जो आपने डिफरेंट पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है, उसका आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा एज पर AS 10 के अकॉर्डिंग। तो इसको क्या करना पड़ेगा सर, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3, Mr. XYZ Limited has 3 segments, namely XYZ. The total asset of the company are 10 करोड़। असेट कितनी कंपनी की, 10 करोड़ है, जिसमें सेगमेंट X 2 करोड़ हिस्सेदारी रखता है, Y 3, Z 5। डेफर्ड टैक्स असेट, मैंने अभी क्या बताया था सर आपको, कि आपको पता होगा कि सेगमेंट की असेट में आप कभी भी सेगमेंट की असेट में कभी भी आप डेफर्ड टैक्स असेट को इंक्लूड नहीं करोगे, ना ही इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करोगे। यस सर। इन ऑफ ईच सेगमेंट कितना है, 0.50, 0.40, 0.30। अकाउंटेंट कंटेंट दैट ऑल 3 सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। सर रिपोर्टेबल सेगमेंट के लिए आपको रिपोर्टेबल चेक करना पड़ेगा, जिसमें से तीनों कंडीशन चेक करोगे
तो तीनों कंडीशन में पहली कंडीशन रेवेन्यू चेक नहीं हो सकती, दूसरी कंडीशन असेट चेक हो सकती है, तीसरा रिजल्ट भी चेक नहीं हो सकता। तो सर हम असेट चेक करेंगे। असेट के लिए सर मैंने क्या बताया था कि टोटल का 10%। तो सर टोटल हम अगर देखेंगे, टोटल असेट देखेंगे तो सर टोटल कितनी है 2 3 5 और 5 10 है। बट सर इन 10 के अंदर, इस 10 के अंदर डेफर्ड टैक्स भी इंक्लूड है। इस कारण से सर हमारे को 10 माइनस 0.50 माइनस 0.40 माइनस 0.30 करेंगे तो सर आपके पास आएगा 8.8 करोड़ टोटल आ गया। इस टोटल का अगर आप 20% निकालते हो, इस टोटल का सर अगर आप 20% निकालोगे तो सर कितना आएगा? अगर सर आप इस टोटल का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? सर अगर आप 8.8 करोड़ का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? सर 8.8 का 20% अप्रोक्स 20 लाख के करीब आना चाहिए। यस सर 20 लाख के करीब आना चाहिए या नहीं? नो सर 20 लाख के करीब नहीं आएगा। आपका जो आएगा वो सर आएगा, सर 20% क्यों निकालोगे सर? आपको एटलीस्ट 10% चाहिए ना, एटलीस्ट 10%, एटलीस्ट 10%। यस सर, हाँ एटलीस्ट 10%, क्योंकि सेकंड कंडीशन क्या थी? एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल। तो टोटल आ गया अपने पास 8.8 का 10% कितना होता है सर? 8 करोड़ 80 लाख का 10% होता है सर 88 लाख। अब सर क्या करना है आपको 88 लाख के अंदर? अब क्या करोगे सर? आप देखोगे सेगमेंट एक्स के पास कितनी असेट है। क्या 2 करोड़ असेट है क्या? नो सर, इस 2 करोड़ में डेफर्ड टैक्स इंक्लूड है जो कि है 0.50, तो हम मानेंगे उसके पास 1.5 करोड़ है। ऐसे सेगमेंट वाई के पास 3 में माइनस करेंगे 0.40 तो उसके पास है 2.6। ऐसे सेगमेंट जेड में मानेंगे 5 माइनस 0.3 इट मींस 4.7। ठीक है सर, मैंने क्या बताया था सर? आपका सेगमेंट आ गई, हर के पास इतनी इतनी असेट है। 8.8 करोड़ जो कि टोटल है, उसका 10% कितना होता है सर? 0.88। क्या होता है सर? 0.88। क्या 0.88 से ज्यादा है क्या? यस सर, 0.88 भी चले होगा तो भी चलेगा, है क्या? यस सर, है क्या? यस सर। इट मीन सर सारे के सारे क्या है? रिपोर्टेबल सेगमेंट हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, क्लियर हो गया है। तो सर अब हम बात करेंगे सर अब आगे। सर अभी तक हमने बात करी कि कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल हैं, कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं है। तो सर जिन जो रिपोर्टेबल हैं तो उनकी रिपोर्ट कैसे बनती है AS 17 के अकॉर्डिंग? सर ये फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा कि सेगमेंट रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होता है। कैसे बनाएंगे सर? सेगमेंट A लिखेंगे, B लिखेंगे, C लिखेंगे, अदर्स लिखेंगे, टोटल कर देंगे। ठीक है, पहले सेगमेंट रेवेन्यू लिखेंगे जिसके अंदर सर क्या लिखेंगे? कैसे आएगी सेगमेंट रेवेन्यू? सर मैं आपको बताते चलता हूँ कि कौन कौन से इसमें हेड है। हेड मतलब जैसे बैलेंस शीट में हेड नहीं होते, इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऐसे, तो इसके अंदर सर जो हेड है वो मैं बताता हूं सर आपको। मैं रेड पेन से कर देता हूं। सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रेवेन्यू हेड है और उसमें कैसे कैसे लिखोगे सर? एक्सटर्नल सेल, बाहर वाले बंदों को कितना करा, लिख दो फटाफट फटाफट, और इन सब का टोटल करके क्या कर दो सर? यहां लिख दो। क्लियर? यस सर। फिर इंटर सेगमेंट सेल कि आपस में कितना बेचा, जोड़ते चलो और यहां लिख दो। आपके पास इनको जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा सर क्या? सेगमेंट रेवेन्यू। ठीक है सर, इधर भी टोटल कर देना। माइनस क्या करना है सर? जो आपने इंटर सेगमेंट सेल करी थी, अब उसका जो टोटल है उस टोटल को सर आपको टोटल वाले कॉलम से माइनस करना है, ना कि आपको सर इधर से अब माइनस नहीं करोगे आप इंटर सेगमेंट सेल को, अब माइनस करोगे सर आप उसको कहां से? यहां से माइनस कर दोगे। क्लियर? यस सर। तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? आपके पास आ जाएगा एंटरप्राइज रेवेन्यू। क्लियर? यस सर। यहां तक का समझ में आया? क्या यहां तक का पहले बनाए सेगमेंट रेवेन्यू बनाए सर एक क्वेश्चन को करके? यस सर, एक क्वेश्चन भी करते चलते हैं साथ के साथ। देखो सर, एग्जाम्पल नंबर 4, प्रिपेयर सेगमेंट रिपोर्ट फॉर द पब्लिकेशन। यस, for King Shop division, sale to Bright Bar division, other domestic sale, export sale. Bright Bar division, sale to Fitting division, export sale to Rwanda. Fitting division, export sale to Maldives. ठीक है, मालदीव्स। अब आपको क्या करना है सर? मैंने क्या बताया? सेगमेंट रेवेन्यू बनानी है
और जो नीचे क्वेश्चन में गिवन है वो सर आपको प्री टैक्स ऑपरेटिंग रिजल्ट, हेड ऑफिस कॉस्ट, रीअलोकेटेड इंटरेस्ट कॉस्ट, फिक्स एसेट, ये कोई काम का नहीं आपके सेगमेंट रेवेन्यू को बनाने में। आपको रिपोर्ट बनानी है, मैंने क्या बताया था, जैसे बनाओगे वैसे बनानी है। ये फॉर्मेट आपको यूज नहीं करना, जो मैंने बनाया वैसे फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे। क्या करना है सर, पहले सर आपको ऐसे अपनी कॉपी में फॉर्मेट खींचना है, सेगमेंट ए के नाम से। ए की जगह आप क्या लिख देना सर, फिटिंग वो फॉरेन शॉप डिवीजन, बी की जगह ब्राइट बार डिवीजन, एंड सी की जगह लिख देना फिटिंग डिवीजन। फिर सर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है अदर्स, अदर्स के बाद लिखना है सर आपको टोटल। क्लियर? यस सर। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आ गई, क्लियर, समझ में आ गई है। ठीक है, यस सर, क्लियर, आ गई समझ में। ये लिख दिया सर, ये बना दिया सेगमेंट ए बी सी अदर्स टोटल। क्या ये फॉर्मेट बना लिया? यस सर, कॉपी में बना लिया। क्या सेगमेंट रेवेन्यू लिख लिया? यस सर, लिख लिया। क्या एक्सटर्नल सेल लिख लिया? यस सर, एक्सटर्नल सेल भी लिख लिया। अब क्वेश्चन पे देखते हैं कहाँ कहाँ एक्सटर्नल सेल है। एक्सटर्नल सेल मतलब क्या सर, ये एक्सटर्नल सेल है क्या? नो सर, ये तो अपने अंदर ही सेल करिए, अपने डिवीजन को ही, अपने पास वाले डिवीजन को दी है। नो सर, एक्सटर्नल सेल का मतलब होता है ये दोनों एक्सटर्नल सेल है। तो दोनों को जोड़ो सर, कितना होता है? 6135 और 90। अगर सर हम इसको जोड़ते हैं तो 6225 आता है मेरे हिसाब से, 6225। यस सर, तो आप क्या करोगे सर, इधर लिख दोगे कितना, 6225। क्लियर हुआ? यस सर। सर इसमें देखेंगे फिटिंग डिवीजन, नो सर, ये लिखेंगे कितना सर, 300। कहां लिख देंगे सर 300? सेगमेंट बी में लिख देंगे, एक्सटर्नल सेल के अंदर 300। ठीक है सर, यस। अब लिखेंगे सर सेगमेंट सी में, सेगमेंट सी में सर कितना है, 270। कितना है सर, 270। तो सर हम यहाँ सेगमेंट सी में कितना लिख देंगे, 270। ठीक है सर, यस सर। अदर्स की जगह क्या लिखेंगे सर, कुछ भी नहीं लिखेंगे, टोटल कर देंगे सर इन तीनों का। इन तीनों का टोटल कितना होता है सर, 6225 का। मैं आपके सामने सर कैलकुलेटर से करता हूं, किसका सर, टोटल करते हैं 6225 का प्लस 300 प्लस 270। तो सर आपका जो टोटल आना चाहिए इस टोटल वाले कॉलम में, वो लिखोगे सर आप कितना, 6795। क्लियर? यस सर। अब क्या लिखना है सर आपको, इंटर सेगमेंट सेल लिखना है नेक्स्ट कॉलम में। यस सर, लिख दिया। मैं इससे पहले थोड़ा सा इसको सही कर लूं, यहां से मिटा दूं ताकि आपको सही दिखे। अब देखते हैं क्वेश्चन में इंटर सेगमेंट सेल कैसे कैसे गिवन है। सेल टू ब्राइट बार डिवीजन 4575। यस सर, 4575 लिख दोगे यहां पे। यस सर, लिख दिया। अब अगले वाले में फिटिंग डिवीजन में 45 लिख दोगे सर यहाँ पे, 45 लिख दोगे सर यहाँ पे 45। यस सर। फिर सर फिटिंग डिवीजन ने कोई इंटर सेल करी ही नहीं, तो सर इस फिटिंग डिवीजन में क्या लिखोगे सर, 0। इधर 0। और सर आप किस किस का टोटल करोगे, इसका और इसका। कितना टोटल आता है सर इसका सर 4575 प्लस 45। ठीक है सर, 4575 क्या है सर, सर आपके पास है 4575 प्लस 45। तो सर कितना आता है, 4620। तो सर आप टोटल वाले कॉलम में कितना लिखोगे, 4620। तो 4620 और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे सर, इन दोनों को जोड़ने पर सर जो आएगा उसको आप यहाँ पे लिख दोगे। यस सर। और इंटर सेगमेंट सेल का जो टोटल आपके पास आया है 46, कितना आया था सर, 4620। उस 4620 को सर आप यहां से माइनस कर दोगे, आपके पास टोटल सेगमेंट की रेवेन्यू आ जाएगी, एंटरप्राइज रेवेन्यू आ जाएगी। और सर कितनी आएगी, सर आप देख लेना, आपके पास सर जितनी क्वेश्चन में आपको गिवन है इतनी ही आएगी सर। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये आ जाएगी सर आपके पास 6795। देख लेना सर, इतनी ही आएगी, 6795 आ रही होगी जिसने भी करा होगा। क्लियर? आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर, क्लियर हो गया है। ठीक है, ठीक सर। अब हम बात करेंगे सर अगले की। अब हम बात करते हैं सर सेगमेंट रिजल्ट की। फिर हम क्या लिखेंगे सर, सेगमेंट रिजल्ट लिखेंगे और इधर टोटल कर देंगे। फिर अनअलोकेटेड एक्सपेंसेस लिखेंगे यहाँ पे ही टोटल वाले कॉलम में, जैसे कि आपकी इनकम हो गई, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, वो यहाँ पे लिखेंगे। जो टैक्स है उसको आप यहाँ पे लिखोगे
और आप क्या निकाल लोगे सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लोगे। क्लियर? यस सर। करते हैं सर एक बार, देखते हैं क्वेश्चन में। आपने, मेरे को लगता है कि सर आपने अब यहां तक तो उतार लिया होगा। ठीक है सर, यहां तक तो उतार लिया होगा आपने ऊपर वाला पार्ट। अब फटाफट से सेगमेंट रिजल्ट लिखो। लिख दिया सर। अब क्वेश्चन पढ़ दो सर। यहां तक का तो सेल का है। अब आ जाओ इधर। आपके पास ऑपरेटिंग रिजल्ट कितना है सर, 240, 30 एंड 12। फटाफट से लिखेंगे सर अपन यहाँ पे 240, 30 एंड 12। ठीक है? यस सर, लिख दिया। क्लियर? कितना सर, 240, 30 एंड 12। यस सर, लिख दिया। अब इधर सर हेड ऑफिस कोस्ट रिएलोकेटेड कितना है सर, 72, 36, 36। मैंने क्या बताया था सर, आपको कुछ भी इंडिविजुअल कॉलम में नहीं लिखना, आपको किस में लिखना है सर, आपको टोटल कॉलम में लिखना है। तो 144 होता है। यस सर, तो आपको 144 इधर लिखना है। क्लियर? माइनस करोगे या ऐड करोगे सर? माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि सर एक्सपेंसेस हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है सर आपको, उसके बाद सर इंटरेस्ट कॉस्ट मैंने क्या बताया था सर, एक साथ लिखनी है 862, तो इट मीन सर 16। तो सर आपको 16 को भी क्या करना है, इधर से माइनस करना है। इधर कुछ भी नहीं लिखोगे सर, इधर कुछ भी नहीं लिखोगे। ठीक है? आपको इधर माइनस करना है और इधर माइनस करना है। फिर सर क्या बताया था, टैक्स। तो सर आपके पास टैक्स है क्या? नो सर, टैक्स नहीं है। क्वेश्चन में रेट भी गिवन नहीं है, तो कोई ना। अब एक बात बताओ सर, आपने करा होगा तो 240, 30 एंड 12 माइनस का, तो इसका जब आपने सर इधर टोटल लिखा होगा, किस वाले में, इधर जब आपने टोटल लिखा होगा, क्योंकि आपने 240, 30 और जो 12 माइनस का था वो आपने नेगेटिव साइन यहाँ पे लिखा होगा, तो सर कितना आया होगा आपके पास, 258 आया होगा। क्या सर 258 आया होगा? यस सर, 258 आया होगा। तो क्या सर 258 आ रहा है? यस सर। 144 माइनस हो रहा है? यस सर। 16 माइनस हो रहा है? यस सर। तो 98 आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यस सर, टैक्स था नहीं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यही माना जाएगा। ठीक है सर, क्लियर हो गया है। अब सर मैं आपसे इतनी तो अपेक्षा कर ही सकता हूं कि आपने सर यहां तक तो उतार ही लिया होगा। अब सर सेगमेंट असेट पे आ जाते हैं। ये लिख लो फटाफट से, फिर नॉन करंट असेट लिखो और फिर करंट असेट लिखो फटाफट से। यस सर, लिख लिया। तो अब क्वेश्चन पढ़े। यस सर, नॉन करंट असेट मतलब आपकी ये फिक्स असेट। फटाफट लिख दो सर, 360, 180। यस सर, 360, 180 फटाफट से लिख दो। यस सर, लिख दिया। 360, 180 फटाफट से लिख दिया। यस सर, बढ़िया। ये सर हेड ऑफिस की गिवन है। हेड ऑफिस का मतलब अदर नहीं होता है, पहले बता रहा हूं। अदर का मतलब होता है कोई और डिवीजन। आपको मोस्टली अदर वाला जो कॉलम है वो आपको खाली छोड़ना है। अदर वाला कॉलम आपको खाली छोड़ना है। ये हेड ऑफिस आप अभी नहीं लिखोगे। क्लियर? फिर नेट करंट असेट सर 180, 60, 135। ठीक है सर, इधर लिख देंगे 180, 60, 135। इसका कर देंगे टोटल, इनका कर देंगे टोटल। टोटल को आप लिखोगे यहां पे सर। क्लियर? यस। अब ये सर अनअलोकेटेड कॉस्ट का असेट का मतलब होता है कि आपकी हेड ऑफिस की असेट, आपकी हेड ऑफिस की असेट, आपकी हेड ऑफिस की असेट लिखनी होती है सर। तो हेड ऑफिस की असेट कितनी है सर आपके पास, 75, 72 मतलब 147। तो देख सकते हो सर, आपने ऐसे ही लिखा होगा। यस सर, आपने ऐसे लिखा, आपने फिर ऐसे लिखा, इन दोनों का टोटल करा, इधर लिखा, और आपने फिर हेड ऑफिस की एलोकेटेड असेट को जोड़ दिया। क्लियर? यस सर। मैं अब आपसे वापस वही अपेक्षा की, आपने इतना लिख लिया होगा ऊपर वाला। यस। अब फटाफट से लिखो सेगमेंट लायबिलिटी, फिर इसमें ऐड करेंगे अनअलोकेटेड लायबिलिटी, फिर लिखेंगे टोटल लायबिलिटी। लिख लिया? लिख लो फटाफट से। यस सर, लिख लिया। अब हम बात करते हैं, देखो सेगमेंट लायबिलिटी कितनी गिवन है सर। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी गिवन है 30, 15 और 180। तो ये तो आप कहां लिख दोगे सर, 30, 15, 180 सर यहाँ पे लिख देंगे। 30, 15, 180 यहाँ लिख देंगे। अनअलोकेटेड लायबिलिटी मतलब हेड ऑफिस की कितनी है सर, हेड ऑफिस की सर 57। तो सर हम क्या करेंगे, 30, 57 और जो वो अपने लिखी वो उसको यहाँ लिखेंगे, और जो हेड ऑफिस की है, हेड ऑफिस कितनी सर 57, सर उस 57 को हम यहाँ जोड़ देंगे और टोटल कर देंगे। क्या सर ऐसे ही करा होगा आपने?
हाँ सर ऐसे ही करा है, 30, 50, 180 और 57 को आपने यहाँ जोड़ दिया, 282 आ गया है। क्या सर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, हमारे को रिपोर्ट बनाना आ गई। बट सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पस के लिए अधूरा है, क्योंकि एग्जाम में सर सेगमेंट जो रिपोर्ट करते हैं हम उसके और भी पार्ट होते हैं। अभी मैंने 4 वो लिखेंगे सेगमेंट कैपिटल का, जिसके अंदर आपने जो भी एक्सपेंडिचर जो भी आपने इनकर करें ड्यूरिंग द ईयर वो लिखेंगे, मतलब आपने कितनी कैपिटल लगाई वो टोटल करके लिख देंगे। छठा पार्ट लिखेंगे सेगमेंट डेप्रिसिएशन, बिकॉज सर क्योंकि आपके एग्जाम में तो फुल आ सकता है ना, तो आपको तो फुल तैयारी करनी है। डेप्रिसिएशन को ऐसा नहीं करना कि आप वहां से माइनस कर दोगे रिजल्ट निकालते समय, नहीं, डेप्रिसिएशन आपका अलग से माइनस होगा, जो कि आपका 6th हेड होगा सेगमेंट डेप्रिसिएशन के नाम से। फिर सेगमेंट अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस, अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस मतलब डेप्रिसिएशन के अलावा, जैसे कि सर आपका हो गया क्या, अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस में जैसे आपका हो गया सर प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये जितनी भी चीजें जो होती है वो सर आपको कहाँ लिखनी है, आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। वो सर प्रीपेड एक्सपेंसेस तो आपका क्या हो गया, असेट में आ गया। लेकिन जो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होती हैं डेप्रिसिएशन के अलावा, जैसे ऑब्सोलेंस होना, बहुत सारी चीजें, वो आपको सर यहाँ लिखनी है, ठीक है। ये आपका सर प्राइमरी रिपोर्ट खत्म होती है। अब सर 2 छोटी छोटी चीजें कि सेकेंडरी सेगमेंट रिपोर्ट का अगर आपसे पूछ ले तो वही सेगमेंट एक्स, सेगमेंट वाई, सेगमेंट जेड, एक्सटर्नल रेवेन्यू कितनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, बात खत्म। सेकेंडरी में कितने हैं, 2, प्राइमरी में कितने हैं, 7 हेड, ये ध्यान रखना। तो सर इसी के साथ आपका AS7 का जो है वो यहीं पे ही फिनिश होता है। सर अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।